बाइजी डॉल्फिन्स। बाइजी डॉल्फिन्स चीन की बाइजी नदी में रहने के कारण इनका नाम बाइजी रिवर डॉल्फिन्स पड़ा। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये प्रजाति लुप्त हुई इंसानों की वजह से। इनकी प्रजाति को लुप्त हुए अभी अधिक समय नहीं हुआ है। जीव वैज्ञानिकों ने 2006 में बाइजी डॉल्फिन्स को लुप्त प्रजाति घोषित किया है, जो हमारे लिए शर्म की बात है। जीव वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी में 1980 में इन्हें बचाने के लिए कुछ कदम उठाए गए थे। उस समय नदी में करीबन 300 डॉल्फिन्स बची थी। समय बीतता गया, नदी में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता गया और साथ ही साथ इनकी चमड़ी के लिए इनका बुरी तरह से शिकार किया गया। 2006 में जब इन्हें बचाने के लिए फिर से एक अभियान शुरू किया गया, लेकिन इस बार नदी में एक भी बाइजी डॉल्फिन्स नहीं मिली। अब जीव वैज्ञानिक इनके डीएनए से इन्हें वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। आयरिश हिरन। आयरिश हिरन की प्रजाति को जब खोजा गया था तब इसे 12 सिंगा की प्रजाति का माना गया था, लेकिन इसके डीएनए की जांच के बाद ये पता चला कि ये तो हिरन के रिश्तेदार हैं, और वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि अब तक का सबसे बड़ा हिरन। इनकी लंबाई करीब 12 फीट तक की होती थी। इनके सिर्फ सींग ही 12 फीट लंबे होते थे। जीव वैज्ञानिकों का मानना है कि आयरिश हिरन करीबन 12,000 साल पहले इनकी प्रजाति खत्म हुई होगी। आयरिश हिरन के कई जमे हुए अवशेष मिल चुके हैं, जिससे इनका डीएनए भी ले लिया गया है। क्योंकि आयरिश हिरन भी हिमयुग की वजह से ही इनकी प्रजाति लुप्त हुई थी। अगर जीव वैज्ञानिक इनकी क्लोनिंग में कामयाब होते हैं तो आयरिश हिरन को देखना अद्भुत नज़ारा होगा। साइबेरियन यूनिकॉर्न। साइबेरियन यूनिकॉर्न आज के गेंडों के पूर्वज थे, जिनके बारे में जीव वैज्ञानिकों को लगता था कि ये प्रजाति करीबन 2 लाख साल पहले लुप्त हुई होगी। लेकिन साइबेरियन यूनिकॉर्न के नए अवशेष मिले, जिनकी जांच से पता चला कि ये आज से 39,000 साल पहले इनकी प्रजाति लुप्त हुई थी, जो साफ साफ दिखाता है कि साइबेरियन यूनिकॉर्न को जीव वैज्ञानिक जितना कमज़ोर समझ रहे थे, वो उससे कई गुना मजबूत निकले। ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी भारी जीव था। ये करीबन 15 फीट लंबा, 6 फीट ऊंचा और इनका वज़न करीब 4 टन तक होता था। इनके डीएनए को आज के गेंडों के साथ मिलाकर क्लोनिंग की जा सकती है। साइबेरियन यूनिकॉर्न के पूरे शरीर पर मैमथ की तरह बाल होते थे। गेंडे आमतौर पर शर्मीले जानवर होते हैं, जो साइबेरियन यूनिकॉर्न के बारे में भी जीव वैज्ञानिक मानते हैं। वातावरण में जरा सा भी बदलाव होने पर ये उसके हिसाब से अपनी आदतें नहीं बदल पाते थे और ये हर चीज़ नहीं खाते थे। आज के गेंडे भी कुछ इसी तरह का व्यवहार करते हैं। निएंडरथल। निएंडरथल शायद सबसे विवादास्पद लुप्त प्रजाति है, जिसे वैज्ञानिक वापस लाना चाहते हैं। असल में निएंडरथल आधुनिक मानव के सबसे सफल पूर्वज माने जाते हैं, जिनकी क्लोनिंग करके वापस लाने की बातें हो रही हैं, जो कई लोगों के हिसाब से नैतिक काम नहीं है। और जहां तक बात रही निएंडरथल की क्लोनिंग की, तो वैज्ञानिकों को इनके डीएनए को कहीं भी खोजने नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि निएंडरथल का डीएनए हमारे ही अंदर है। वैज्ञानिकों ने हमारे डीएनए में थोड़े बदलाव करके इसे निएंडरथल के हिसाब से तैयार कर लिया है, और जाहिर सी बात है कि हम ही उनको जन्म भी देंगे। ये जितना आसान लगता है, ये उतना ही दिलचस्प और विवादास्पद विषय है। वूली राइनोसोरस। वूली राइनोसोरस ये गेंडे की प्रजाति थी, जिसके घने बाल होते थे, बिल्कुल मैमथ की तरह। दिखने में ये आज के गेंडों की तरह ही दिखते थे। जीव वैज्ञानिकों का मानना है कि इनके घने बालों के कारण कह सकते हैं कि ये ठंडे वातावरण में अधिक रहते होंगे, जिस वजह से अंटार्कटिका में वूली राइनोसोरस की मम्मी मिलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये करीबन 10,000 साल पहले इनकी प्रजाति लुप्त हो गई थी। गेंडे आमतौर पर खूंखार और गुस्सैल नहीं होते हैं, लेकिन 10,000 साल पहले इनके स्वभाव के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं।
अब तो उनके बारे में उनके वापस आने के बाद ही कुछ पता चलेगा। जीव वैज्ञानिक वूली राइनोसोरस को लेकर उत्सुक हैं, क्योंकि वूली राइनोसोरस के डीएनए को लेकर मौजूदा गेंडे का सहारा लेकर पुनः वापस लाया जा सकता है। अब बस वूली राइनोसोरस की मम्मी मिलने की देरी है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।